तो बच्चों हमारा प्री बोर्ड पेपर 8 चल रहा था, इसमें हमने सेक्शन ए कंप्लीट किया था प्रीवियस लेक्चर में। आज हम इसमें करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन ए में ही। तो सेक्शन ए में जो हमने एमसीक्यू पार्ट किए थे, इसी में ही हमारे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी आते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे कंपलसरी होते हैं, तो इसको भी आपको करना होता है। तो आज हम करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका जो प्रीवियस लेक्चर है और इससे पहले जो भी हमने अदर चैप्टर्स या अदर प्री बोर्ड पेपर अपलोड किए हैं, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उनको देख सकते हैं। और इन सभी के पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप देख सकते हैं उसको। तो अब देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि ए मैन्युफैक्चर सेल अ टीवी टू अ डीलर फॉर ₹18,000। तो एक मैन्युफैक्चरर है जो सेल करता है, तो ये हमारा जीएसटी से है क्वेश्चन। तो मैन्युफैक्चरर किसको सेल करता है? अभी डीलर को सेल करता है कितने में? 18,000 में। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरर है जो सेल करता है अपने टीवी को, किसको? डीलर को 18,000 में। आप देखो, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि इस टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। बेसिक इसका कॉन्सेप्ट समझना है कि ये हमारा मैन्युफैक्चर किसको सेल कर रहा है? डीलर को। डीलर फर्दर इसको सेल कर रहा है किसको? कस्टमर को। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई ये इसको सेल कर रहा है कितने में? 18,000 में। और फिर यहाँ पर जो डीलर है वो क्या कह रहा है कि द डीलर सेल इट टू अ कस्टमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 1,500 रुपीज। देखो, इसने तो ये 18,000 में खरीदा है, लेकिन ये इसको कितने प्रॉफिट पर सेल करेगा? 1,500, कि भाई इसको 1,500 का और प्रॉफिट हो। इसमें 1,500 और ऐड कर दो आप, आएगा 19,500। इसने 18,000 में खरीदा डीलर ने। डीलर कितने का सेल करेगा इसको? 19,500 का। तभी उसको कितने का? 1,500 का प्रॉफिट होगा। लेकिन इस पर जीएसटी भी है। जीएसटी कितना है? 12% जीएसटी है यहाँ पर, 12%। अब देखो जीएसटी में क्या होता है, कैसे आप पे करते हो जीएसटी को, ये क्वेश्चन हमने किए हैं अपने फुल लेक्चर में। तो आज हम देखेंगे, इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि भी हम कैसे पे करते हैं। अब देखो, जैसे यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने इसको सेल किया, तो भाई मैन्युफैक्चरर यहाँ पर क्या करेगा? 12% जीएसटी भी पे करना होगा किसको? डीलर को। जब डीलर इसको खरीदेगा ना, तो डीलर को 18,000 के एक्स्ट्रा और क्या पे करना पड़ेगा? 12% जीएसटी। फिर जब डीलर इसको सेल करेगा, तो ये जो कस्टमर है, कस्टमर को 19,500 का नहीं मिलेगा, इस पर कस्टमर कितना और पे करेगा? 12% जीएसटी और पे करेगा। तो इसमें आपसे क्वेश्चन ही बोला है कि द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को कि कितना देगा ये बताना है। इसने यहाँ पर ये भी मेंशन कर दिया है कि ये कौन सी ट्रांजेक्शन हमारी? इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। और इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि विद इन द सेम स्टेट ही ट्रांजेक्शन हो रही होती है, कि भाई मैन्युफैक्चरर, डीलर और कस्टमर क्या है? सेम ही स्टेट में है। तो यहाँ पर जो हमारा जीएसटी है वो डिवाइड हो जाता है किसमें? एसजीएसटी में और सीजीएसटी में। एसजीएसटी में और सीजीएसटी में, ये आपको बताया था हमने फुल लेक्चर में। तो ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन अगर ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होती तो फिर ये सिर्फ आईजीएसटी यहाँ पर पे करता। तो अब यहाँ पर जो हमसे क्वेश्चन बोल रहा है इसने फाइंड करने के लिए, इसमें क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आपको क्या फाइंड करना था? अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। ये जो डीलर है ये स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे करेगा। अब इस चीज को ध्यान से देखना, इसी में आपको सभी चीजें क्लियर कर दी जाएंगी कि भाई क्या होता है इनपुट टैक्स, क्या होता है आउटपुट टैक्स, क्या है इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्या है। अब देखो, जैसे मैन्युफैक्चरर भी इसको सेल कर रहा है डीलर को, डीलर यहाँ से 18,000 ले रहा है, लेकिन ये जीएसटी कितना देगा? जीएसटी देगा 18,000 का 12%। 12% कैसे निकालेंगे? 12 डिवाइड बाई 100, कैंसिल कर लो इसको, इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है हमारा 216, और ये हो गया 2160। ठीक है, ये 2160 इतना जीएसटी पे कर रहा है डीलर। किसको पे कर रहा है? ये पूरा का पूरा पे कर रहा है यहाँ पर मैन्युफैक्चर को। तो यहाँ पर ये स्टेट गवर्नमेंट को वगैरह का नहीं है। ये जो बात समझो, ये जो 2160 दे रहा है, ये किसको पे कर रहा है? ये पे कर रहा है यहाँ पर मैन्युफैक्चर को जीएसटी। ये जो बिल बनेगा मैन्युफैक्चर, इससे जीएसटी इतना लेगा। लेकिन यहाँ से हमसे बोला है कि भी अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। ये जो डीलर है स्टेट गवर्नमेंट को कितना देगा ये बताना है। अब बात ध्यान से देखना कि भी जब डीलर इसको कस्टमर को पे करेगा, कस्टमर को सेल करेगा, तो कितने का सेल करेगा? 19,500 का। लेकिन इस पर जीएसटी कितना देगा यहाँ पर? तो देखो, ये हमारे लिए क्या होगा? ये डीलर के लिए क्या हो गया? इनपुट टैक्स हो गया। इनपुट टैक्स मतलब जो ये टैक्स किसको दे रहा है? मैन्युफैक्चरर को। आउटपुट टैक्स जो ये कस्टमर से ले रहा है। ठीक है, ये होगा इसका आउटपुट टैक्स।
इसको आउटपुट टैक्स बोलते हैं। अब ये अगर इससे ले रहा है, कितना लेगा यहाँ पर 19,500, और यहाँ पर इसका 12% डिवाइड बाय 100, इसको कैंसिल कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 2340। इतना ही आउटपुट मिल रहा है। तो देखो अगर देखा जाए तो इतना इसने क्या किया है, इनपुट मतलब ये क्या है इसका, इसने जो मैन्युफैक्चर को दिया है ये क्या है, और ये क्या है जो इसने कस्टमर से लिया है। तो देखा जाए तो भी टोटल ये टैक्स जो पे कर रहा है वो कितना कर रहा है, इसी को हम कहते हैं भी जीएसटी पेड। ठीक है, तो जीएसटी पे बाय, जीएसटी पेड बाय डीलर कितना होगा, इसी को कहते हैं हम आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, इसी को हम इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। तो आउटपुट में से भी जितना उसने लिया है कस्टमर से और जितना ये क्या कर रहा है पे कर रहा है इनपुट टैक्स। ओके, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्या होता है इसका, जितना वो टोटल पे करता है। अभी कितना हो गया 2160। अब इसको माइनस करो कितना आ रहा है 0, और यहाँ पर 14 में से 6 8, और यहाँ पर 2 में से 1 180। तो देखो एक्चुअल में देखा जाए तो डीलर सिर्फ 180 रुपीज़ ही पे कर रहा है टैक्स में। अभी अगर 180 ही टैक्स में पे कर रहा है, इसी को हम इनपुट टैक्स क्रेडिट भी कहते हैं, तो इसमें ये बोला कि अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो इसने स्टेट गवर्नमेंट को कितना दिया, तो यहाँ पर इसने स्टेट गवर्नमेंट को कितना देगा भाई, स्टेट गवर्नमेंट को ये इसमें से हाफ हाफ हो जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को 90 और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी 90, एस जी एस टी 90 एंड सी जी एस टी 90। तो 90 रुपीज़ क्या सिर्फ पे कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को। समझे आप इस चीज़ को, तो यही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर इसमें कि भाई कितना पे किया है इसने डीलर ने। आप देखो इसमें कह रहा है कि बी वाले पार्ट में, तो ए वाले पार्ट में तो 90 रुपीज़ हो जाएगा, ये जो स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे करेगा 90 रुपीज़। बी वाले में देखो ध्यान से क्या है कि द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब रिसीव्ड इस ट्रांजैक्शन में, इस होल ट्रांजैक्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिलेगा ये बताओ, इस होल ट्रांजैक्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिलेगा ये बताओ। अब बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि सारा जो जीएसटी होता है वो एंड यूजर से चार्ज किया जाता है। क्यों, क्योंकि भाई कहाँ पे कर रहा है, इसने इसको किया भाई, इसने इसको किया। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक्चुअल में जो जीएसटी है वो क्या हुआ हमारा, यही तो है, ये जो 2340 है यही तो हमारा एक्चुअल जीएसटी है। अब कुछ बच्चे समझते होंगे कि ये भी दिया है ये भी दिया है, नहीं ऐसा नहीं है। ये जो है हमारा 2160 ये तो इसने किससे ले लिया है, कस्टमर से ले लिया है 2160। तो इसने टोटल बस कितना है हमारा गवर्नमेंट को जाएगा, तो सिर्फ गवर्नमेंट को ये जाएगा। ऐसा मत समझना कि ये भी गवर्नमेंट को देंगे ये भी, नहीं। जो एंड यूजर वाला टैक्स है हमारा वही गवर्नमेंट को जाता है। इसमें से अगर हम देखेंगे भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना, तो इसका भी हाफ कर देंगे। तो ये आ गया हमारा 2340 का हाफ करेंगे हम, कितना जाएगा 1170। तो 1170 रुपीज़ किसको जाएगा हमारा, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, सीजीएसटी जाएगा टोटल। और फिर अगर इसमें बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट का भी सेम हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा एस जी एस टी। ओके, अब देखो इसमें डी वाले पार्ट में क्या बोल रहा है कि द अमाउंट दैट द कस्टमर, ये पेड होगा, पेड फॉर द टीवी। तो देखो कस्टमर कितना पे करेगा भाई टोटल, ये तो है इसका अमाउंट भाई 19,000 तो टोटल पे कर ही रहा है यहाँ पर 19,500, लेकिन इस पर जीएसटी भी तो पे कर रहा है, ये 19,000 और इस पर जो हमारी जीएसटी है। तो यहाँ पर कस्टमर कितना पे करेगा, तो देखो ये 19,500 है और इसमें जीएसटी जो है हमारा 2340, 2340, टोटल आ जाएगा हमारा 21,840। तो बस ये इतना पे करेगा, बस ये होता है इसमें हमारा टोटल। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो अब देखेंगे हम इसका सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में कह रहा है कि यूजिंग रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज। इस टाइप के हमने काफ़ी क्वेश्चन किए हैं, इसको आपको करना है भाई खुद से। यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास गिवन है। देखो एक फैक्टर हमें फाइंड करना होता है, तो एक फैक्टर हम करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें देखो अब 1 पुट करने पर क्या 0 आ जाएगा, ये आ गया हमारा 35 और 1 पुट करेंगे यहाँ पर, तो 35 और 37 तो नहीं आ रहा है। अगर ये 37 है तो ये 26 है। ठीक है, अब अगर ये 26 है तो फिर तो 37 हो जाएगा, क्योंकि अगर आप x = 1 पुट कर रहे हो देखो
1 पुट करने पर हमारा क्या आएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। आप यहाँ पर 37 इंटू 1 और प्लस 26 कर रहे हो, यहाँ पर ये 1 और ये 10, ये माइनस 37 और यहाँ पर ये प्लस 26, 26 और 10, 36 और 1 37, 37 माइनस 37 प्लस ये कैंसिल, ये 0। तो अगर x प्लस 1, यहाँ पर x इजिकल्स टू 1 है, पर 0 आ रहा है, तो x माइनस 1 क्या होगा, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल, ये फैक्टर होगा गिवन पोलिनोमियल का। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं इसमें, नाउ अब हम करेंगे इसको डिवाइड, इस पोलिनोमियल जो हमारे पास गिवन पोलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 37x प्लस 26, ये 26 है। अब इसको आप डिवाइड करोगे, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक्स क्यूब बनाना, तो एक्स स्क्वायर से करोगे आप, ये हो जाएगा एक्स क्यूब और फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस ये प्लस ये कैंसिल, ये प्लस और ये प्लस, ये कितना हो जाएगा हमारा 11x स्क्वायर माइनस यहाँ पर ये 37x और ये प्लस 26। अब हम क्या करेंगे, अब इसको बनाना है हमें 11x स्क्वायर, तो हम यहाँ पर करेंगे 11x से मल्टीप्लाई। अगर हम 11x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 11x स्क्वायर और यहाँ माइनस 11x। तो अगर हम इसको 11x से कर रहे हैं, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कैंसिल, ये प्लस माइनस माइनस, ये कितना जाएगा 6 और यहाँ पर आएगा 26x प्लस 26। अब फाइनली हम इसको क्या कर देंगे, 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा, ये देखो अगर ये प्लस का 26, देखो यहाँ पर ये माइनस का 26 होगा, माइनस का 26 होगा, तो माइनस के 26 से क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई, तो माइनस का 26x और ये माइनस का ही 26 होगा, यहाँ पर प्लस ये कैंसिल, ये 0। तो बस हमारा क्या हो जाएगा, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 11x और माइनस 26 है, इसको फैक्टराइज कर देंगे कैसे, एक्स स्क्वायर 26 के फैक्टर माइनस करने पर 11, तो 13 माइनस 2 ही इसके फैक्टर है हमारे, ये हो जाएंगे इसके फैक्टर। अब करेंगे इसको हम, एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 13x माइनस 2x और यहाँ पर ये माइनस 26, यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो x प्लस 13 और यहाँ पर हम माइनस 2 कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 13, तो यहाँ पर ये x प्लस 13 एंड ये यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा x माइनस 2। ओके, तो बस इसमें क्या हो जाएगा, ये 2 फैक्टर्स ये और एक फैक्टर हमारे हो जाएगा x माइनस 1, इसके तीनों क्या हो जाएंगे फैक्टर। बस इसे कंप्लीटली फैक्टराइज इस टाइप से करते हैं हम। तो अब देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में क्या बोल रहा है, देखो इसमें क्या रहेगा, द गिवन फिगर शोज द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कोन, अ सिलेंडर एंड अ हेमिस्फीयर ऑल विद द सेम डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड अदर डायमेंशंस आर शोज बिलो। तो आपको फिगर में यहाँ पर गिवन किया है, जो भी डायमेंशन यहाँ पर है हमारे पास कैलकुलेट करना है। इसमें टोटल सरफेस एरिया, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इफ द टोटल वेट इज 1.7 kg। सिंपल क्वेश्चन है। देखो अगर हम इसका फिगर देखते हैं, अभी फिगर ये है हमारे पास, यहाँ पर ये कोन है और फिर यहाँ पर ये सिलेंडर है, ठीक है, और फिर यहाँ पर ये क्या है हमारा हेमिस्फीयर है। अब अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया करना है तो देखो यहाँ पर इसकी हाइट कितनी गिवन की है 12 सेंटीमीटर कोन की, और यहाँ पर हमारे पास सिलेंडर की कितनी है 12 सेंटीमीटर, एंड फिर ये हेमिस्फीयर आ जाता है जिनका सेम रेडियस है। और रेडियस में कितना बोला है इसने, डायमीटर 10 सेंटीमीटर बोला है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसमें, हाफ हो जाएगी। ओके, तो अब यहाँ पर करना है कैलकुलेट टोटल सरफेस एरिया। इसका टोटल सरफेस एरिया होगा, वो बताना आपको टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका। तो करते हैं इसमें, देखो हम इसकी रेडियस कितनी लेंगे 5 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर कितना गिवन है हमारे पास, डायमीटर गिवन है 10 सेंटीमीटर। अब देखो हाइट ऑफ कोन ले लेते हैं हम, क्या स्मॉल एच ले लेते हैं, हाइट ऑफ कोन कितना 12 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पर हाइट ऑफ जो सिलेंडर है उसको आप कैपिटल एच ले लेते हैं हम, इसको हाइट ऑफ सिलेंडर, यहाँ पर कोन, यहाँ पर हाइट ऑफ सिलेंडर। ओके, कितना, ये भी 12 सेंटीमीटर है। वैसे अगर ये दोनों सेम है, देखो अगर ये दोनों सेम है तो इनको हम एक ही वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एच से, तो आप इनको एक ही वेरिएबल एच से ही रिप्रेजेंट करो। इसमें बोल दो कि भी हाइट ऑफ कोन इक्वल्स टू क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, और इनको हमने कितना लिया है सिलेंड्रिकल पार्ट, इसको एच इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया अगर हमें फाइंड करना है फर्स्ट में, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया के लिए आपको इसका सी एस से, इस कोन का और इस सिलेंडर का सी एस से, और यहाँ पर हेमिस्फीयर का सी एस से चाहिए। तो कैसे करेंगे हम, देखो सी एस से के लिए कोन का सी एस से क्या होगा पाई आर एल, सिलेंडर का सी एस से होगा 2 पाई आर एच, और यहाँ पर कोन का सॉरी हेमिस्फीयर का सी एस से कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। देखो हमारे पास एल नहीं है, आर भी है, एच भी है, तो एल कैसे फाइंड करते हैं भाई, यहाँ पर आर और क्या है, अगर इसकी ये एच 12 है, रेडियस आर कितनी है 5 है,
ये कितना हो जाएगा 13। पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको फाइंड कर सकते हो सिंपली। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम लेंगे इसमें से कॉमन, जो भी मैक्सिमम कॉमन आ सकता है। तो पाई और आर कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर एल, यहाँ पर पाई और आर कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर 2h, और यहाँ पर ये कितना आ रहा है, पाई और आर कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर 2r। ये होगा सिंपल। अब क्या करेंगे, इसमें पाई की वैल्यू अगर हम 22/7, रेडियस कितना ले लें 5, यहाँ पर एल कितना होगा, एल स्लैंट हाइट है इसकी, ये 13 होगी, प्लस ट्वाइस इंटू हाइट, हाइट 12 है हमारे पास, ट्वाइस इंटू रेडियस, रेडियस 5 है। ये हो जाएगा। अब आप इसको सोल्व कर लो, ये हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया 13, 24 एंड 10। इन सभी को प्लस करो, देखो कितना आ रहा है यहाँ पर। अब हमारा कितना आ रहा है देखो, 13, 24 एंड 10। तो ये हो जाएगा हमारा, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो आ रहा है हमारा 37, और 37 ये आ गया 47। अब देखो ये वैल्यू 20 पाई की वैल्यू अगर ये बोल रहा है कि भाई 22/7 या फिर जो भी पर्टिकुलर वैल्यू बोल रहा है वो यूज़ करनी है तो वही कर लें, वरना आप कुछ भी कर सकते हैं। अब आपको इसको सोल्व करना है बस। आपकी पाई की वैल्यू आप 3.14 भी यूज़ कर सकते हो, तो 3.14 यूज़ करके आप इनको मल्टीप्लाई कर लो बस। यही हमारा क्या जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर होगा टोटल सरफेस एरिया। फिर हमें क्या फाइंड करना है, इसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है। तो बी में अगर आपको वॉल्यूम फाइंड करनी है, टोटल वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, ये होगा। अब अगर आप देखो इन सभी में से कॉमन क्या रहा है कि पहले आप इन दोनों को ऐड कर लो, ये 1/3 और ये 1, यहाँ पर 3 एलसीएम लोगे आप, 3 और 1 तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस में 2/3। ये बात समझ में आई है नहीं भाई, अगर हम इन दोनों को प्लस कर लें तो ये आएगा हमारा 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इन दोनों में से कॉमन ले लें, अगर हम 2 भी कॉमन आ रहा है, पाई आ रहा है और आर स्क्वायर आ रहा है, तो 2 पाई आर स्क्वायर ऊपर से और नीचे से 3 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा हमारे पास, यहाँ पर 4 में से 2 कॉमन लिया 2, तो 2 ऐसे नहीं कि 4 में से 2 माइनस कर दोगे तो 2 बचेगा, नहीं, इसके फैक्टर 2 इंटू 2 आ रहे हैं तो इसमें से एक 2 कॉमन लिया, एक 2 यहाँ पर रह गया, पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ पर एच रह गया, प्लस यहाँ पर से ये 2/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन है तो ओनली आर रहेगा। बस इसको सोल्व कर लो आप। 2/3 पाई, पाई की वैल्यू आप 22/7 या फिर 3.14 कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर रेडियस कितना होगा इसका 5 है, 5 का स्क्वायर कर देंगे, एंड फिर हाइट है 12, 12 टू द 24 प्लस कितना कर देंगे 5 कर देंगे, हो जाएगा सोल्व ये। तो बस इसको भी आप ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं। तो वैल्यू कुछ इस टाइप से दी है कि भाई वो कैंसिल नहीं हो रही है, तो इसमें इसलिए प्रॉब्लम आएगी आपको कैलकुलेशन में। तो बस आपको क्या करना है, अब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना है। ओके, इस टाइप की कैलकुलेशन जो होती है हमारे, जिसमें वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही थी, वो कभी मतलब कम चांस में ही आती है, वरना मोस्टली केसेस में वैल्यूज वो देता है जिसमें क्या हो, एग्जैक्ट आंसर आ रहा हो। तो ये इस टाइप की कैलकुलेशन आपको मिलेगी नहीं, वहाँ पर अगर मिलेगी भी तो वैल्यू कैंसिल हो रही होगी। तो यहाँ पर सी वाला पार्ट देखते हैं, इसका थर्ड वाला पार्ट। इसमें क्या कह रहा है कि डेंसिटी फाइंड करनी है मटेरियल की, द टोटल वेट इज कितना है 1.7। अब देखो डेंसिटी क्या होता है अभी, डेंसिटी होता है हमारा मास अपॉन वॉल्यूम। टोटल इसका मास है हमारे पास टोटल वेट है 1.7 kg। वॉल्यूम किस में है हमारी, वॉल्यूम आ रही है हमारी क्या, या तो हम इसे ग्राम पर सेंटीमीटर में निकालेंगे या फिर भाई केजी पर मीटर क्यूब में। तो अगर इसको ग्राम में चेंज करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, बेस्ट है, क्योंकि वॉल्यूम हमारी पहले से ही ऑलरेडी क्या आ रही है, ये सेंटीमीटर में आ रही है। तो बस आप इसको सोल्व कर लो, इस वैल्यू से इसको डिवाइड कर लो। बस इसकी कैलकुलेशन ही खराब है, वरना क्वेश्चन तो सही है ये, क्योंकि कैलकुलेशन ऐसी है कि भाई आप इसका एग्जैक्ट आंसर आ नहीं रहा, एग्जैक्ट नहीं आएगा तो बच्चों का आंसर वेरिएट करेगा, और ऐसा होता नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन ऐसे देते नहीं है, वैसे हम इसको इस तरीके से करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है ये इसका। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में फर्स्ट पार्ट इसमें बोल रहा है कि पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर ऑब्जर्व दैट द एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक। मतलब भी एक नदी के किनारे एक बच्चा खड़ा है, ये नदी ऐसे करते हैं, और इसके अपोजिट एक क्या है, ट्री है जी, इसके ट्री के टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है। ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री, और ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। व्हेन ही मूव्स 50 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक, वो इस बैंक से 50 मीटर अवे जाता है अगर, फ्रॉम द बैंक ही फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन टू बी 30 डिग्री, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है 30 डिग्री। सही बात है, 30 डिग्री हो जाएगा, मतलब जितना दूर जाएगा उतना ही छोटा एंगल होगा। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर द विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर की विड्थ फाइंड करनी है। हम लेट कर लेते हैं भी जो रिवर है इसकी विड्थ कितनी है x, यहाँ पर ये इसकी हाइट हो गई ट्री की,
हम इनको ABCD नेमिंग दे देते हैं। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है, सिंपली आपको जो भी राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं उन्हीं का यूज करना, रिलेशन बनाना है। कैसे कि अगर हम इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को देखें, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC में, तो आपको फिगर ड्रॉ करना है अगर फिगर नहीं है तो, और फिगर ड्रॉ करने के बाद इसको नेमिंग देना है और नेमिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलना है। यहाँ पर लेंगे हम tan 60, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ये एंगल है तो यहाँ पर ये बेस और ये परपेंडिकुलर, क्योंकि इसकी हाइपोटेनस क्या होगी, ये AC। लेकिन हमें रिलेशन किस में बनाना है, परपेंडिकुलर बेस में। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होगा। tan 60 कितना होता है भाई, √3 होता है, इज टू h/x। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इधर लेके आ जाओ इसको, ये हो जाएगा x √3 या फिर √3x, h की वैल्यू हो गई फर्स्ट इक्वेशन से। अब इसे फर्स्ट इक्वेशन लेट कर सकते हैं। ऐसे ही अब आप क्या कर लो, इन ट्रायंगल ABD में कर लो, ABD में। तो ABD में क्या होगा हमारा tan 30, और tan 30 कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इस बार क्या होगा 50 + x। ओके, ये 50 + x होगा बेस हमारा। अब क्या करेंगे, tan 30 कितना होगा हमारा, tan 30 होगा 1/√3, तो यहाँ पर होगा h/में 50 + x। तो अब इसको सोल्व करेंगे हम, यहाँ पर हो जाएगा 50 + x अपॉन में √3, और यहाँ पर ये h। अब ये दोनों ही h जो है हमारे, इन दोनों को इक्वल रखेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा, ये x √3 किसके इक्वल हो जाएगा, 50 + x अपॉन में √3। आप √3 को इधर मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये 3x हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 50 + x। x को इधर माइनस कर दोगे तो 3x - x 2x होगा, और 2x इजिकल्स टू कितना होगा 50। तो देन हमारा x इजिकल्स टू कितना हो जाएगा 25। x इजिकल्स टू 25 मीन्स विड्थ ऑफ रिवर कितनी है 25 मीटर। तो बस ये करना था हमें इस पे क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। तो अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसमें देखो इनइक्वालिटी गिवन की है और आपको क्या करना है, नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करना है। और कौन सी नंबर लाइन पर, राइट द सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन पर करेंगे क्योंकि यहाँ पर x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। तो इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आते हैं, आपको सिंपल क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको। तो बस इसमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। यहाँ पर x बिलोंग करे रियल नंबर से, तो कैसे सोल्व करते हैं, एक बार इन दोनों को ले लेते हैं इक्वल, फिर इन दोनों को इक्वल ले लेते हैं। इक्वल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर होगा -x/3 < x/2, और ये 3 और 1 4/3। अब क्या करोगे आप, x/2 को इधर लेके आओगे, x/3 -x/2 और < -4/3। ओके, अब आप करोगे इसको सोल्व, तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 6, ये हो जाएगा -2x और ये -3x, और यहाँ पर ये -4/3। अब देखो इसे 3 से 2 टाइम्स में कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर आएगा -5x/2 और यहाँ पर <-4। तो देखो आप जब 2 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनइक्वालिटी सेम रहेगी, 4 2 8 हो जाएगा। लेकिन अगर आप माइनस साइन से माइनस साइन को कैंसिल करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन हो जाएगा चेंज, x की वैल्यू जाएगी >8/5। ओके, >8/5 बोल दो इसको, या फिर हम कह सकते हैं इसको कितना 5 1 = 5 और 5 6 = 30, 1.6। x की वैल्यू > 1.6। और अब हम इसमें इसको भी सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर x/2 माइनस ये, इसको हम लिख सकते हैं 4/3, 1/3 को <1/6। इसमें एलसीएम लेंगे हम 6 मिलेगा हमें, या फिर इस 4/3 को डायरेक्ट इधर लेके आ सकते थे आप, तब भी फिर भी यहाँ पर सोल्व हो जाता है। लेकिन अगर आप एलसीएम ले चुके हो तो यहाँ पर ये 3x कर दो, इसको 4 2 8, इन दोनों का एलसीएम 6 है, तो यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई है 2 की। या फिर आपको प्रॉब्लम हो रही तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको इधर कर दो, इसको उधर, डायरेक्ट 1/6। 6 से 6 कैंसिल, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x - 8 < 1। 3x - 8 इधर आकर के हो जाएगा +8, 1 + 8 कितना हो जाएगा 9। अब ये मत सोचना कि माइनस की वैल्यू इधर गई तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, ऐसा नहीं होता। सिर्फ किस केस में होगा, अगर वो मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में। अगर माइनस वाली वैल्यू मल्टीप्लाई से डिवाइड, डिवाइड से मल्टीप्लाई में जा रही है, तब ही हमें क्या करना है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना, वरना ये ऐसे रहेगा। अब यहाँ पर क्या है, लेस देन कितना आ रहा है, 3 से डिवाइड कर देंगे 3। तो इनइक्वालिटी हमारी क्या बनी है फाइनल, कि x इज < 3 एंड > 1.6। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो जाएगा -1, यहाँ पर आ रहा है हमारा 1 2 3 एंड सो ऑन। हमारा देखो 3 को हमें नहीं करना है इसमें कैलकुलेट, तो इसमें क्या करेंगे, एक ब्लैंक सर्कल बनाएंगे हम, और 1.6 पर, ये 1.6 पर हम क्या करेंगे, एक डार्क सर्कल, और बस इसको क्या कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे, डार्क कर देंगे।
तो ये रियल नंबर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये करना है इसमें सिंपल हमें। ओके, यहाँ पर x बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर है, तो इसके रिप्रेजेंटेशन हो गया। बस आपको सोल्व करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है, तो सिंपल ये हो गया हमारा इसका सेकंड पार्ट है ये इनइक्वालिटी से रिलेटेड। फिर हमारा आता है इसमें थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई द डेली वेजेस 80 वर्कर्स आर गिवन, और इसमें कंस्ट्रक्ट द ओ गिव, तो वही ओ गिव ड्रॉ करना है और फिर क्या करना है इसमें, मतलब मीडियन वेज करना है, लोअर क्वार्टाइल फाइंड करना, नंबर ऑफ वर्कर हुआ। तो इस टाइप के सभी क्वेश्चन हमने कराए हैं चैप्टर नंबर 24 में, और 24 में भी आप 24E एक्सरसाइज देख लें, इसमें आपका सभी क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, और आप इस टाइप के क्वेश्चन जो है कर सकते हैं इजिली। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसको आप कंप्लीट करिए इतना, और इससे जो अदर प्रीवियस पेपर है हमारे उनको कंप्लीट करिए। उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और उनकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।